दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपीएचएससी के एक टॉपिक को लेकर आई हूं। तो यूपीएचएससी इकाई 3 इसके एक टॉपिक को मैं लेके आई हूं। तो देखिए, आपको मैंने यूनिट 2 जो है पूरा कंप्लीट करवा दिया था और यूनिट 3 जो है वो करवाना था, जो बीच में मेरा रुक गया था। तो आज इसके हम 3 टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस प्रकार से जो है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ, ये आपके टॉपिक में दिया गया है। दूसरा है, हिंदी प्रसार के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, इसमें कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति और संस्थाओं का योगदान रहा, और हिंदी से संबंधित जो सरकारी संस्थाएं और विभाग है वो कौन कौन से हैं। तो आज हम इन 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों को जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को लेते जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के दौरान ये स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ। तो राष्ट्रभाषा के रूप में यहाँ क्या चीज चर्चा हो रही है कि राष्ट्रभाषा के रूप में किस प्रकार हुआ। तो अब ये राष्ट्रभाषा क्या है, पहली चीज तो ये आती है जब हम राष्ट्रभाषा के रूप में बात कर रहे हैं कि राष्ट्रभाषा, तो ये क्या है। तो इसका अर्थ है कि ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में प्रयोग की जाती है। तो एक ऐसी भाषा जिसको सभी लोग प्रयोग में लाए, यानी कि जो यहाँ सभी लोग से तात्पर्य क्या है, आम जन की भाषा, जो राष्ट्र के किसी भी राष्ट्र के, यहाँ एक भारत की बात या किसी और देश की नहीं हो रही, यहाँ हो रही है कि कोई भी देश हो। यहाँ ये नहीं लिखा है कि भारत की, यहाँ है कि कोई भी देश की भाषा हो जो वहाँ की आम लोगों द्वारा जानी समझी जाती है और पूरे भाषा राष्ट्र में जो है लोगों के विचार के आदान प्रदान का माध्यम हो, ऐसी भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती है, क्योंकि सभी इस राष्ट्र में बोली जाती है, तो सभी भाषाएं क्या हो गई, राष्ट्रभाषाएं। लेकिन राष्ट्र की जनता का जब स्थानीय एवं तत्कालीन हितों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है, तो वही राष्ट्रभाषा है। तो यहाँ आप देखिए, इस लाइन से अगर मैं तात्पर्य निकाल, अब एक हरियाणा का के लोग हैं, हरियाणवी उनकी भाषा है, राजस्थान के लोगों की राजस्थानी भाषा है, बिहार के लोगों की बिहारी भाषा है। लेकिन जब ये सारे क्षेत्रवासी एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, तो इन सभी के बात करने का जो एक माध्यम है, एक कॉमन हमारी भाषा है, वो हमारी हिंदी भाषा है। तो जिस कॉमन भाषा के माध्यम से हम बात करते हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा, यानी कि हम सबने जो है, या एक ऐसी भाषा की आवश्यकता पड़ती कि जो हम सभी बोल सके। यानी मान लीजिए अब यहाँ पे आप सभी अलग अलग भाषा क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, पंजाब के लोग, बिहार, यूपी, अलग अलग क्षेत्र के लोग जो है मेरे इस चैनल से जुड़े होंगे। ठीक है, लेकिन सभी के और सभी की अपनी एक स्थानीय भाषा है, सभी कुछ अलग अलग भाषाओं में अपनी बातें करते होंगे, बोलते होंगे, लेकिन हम सबका एक कॉमन क्या है, हम सब एक दूसरे से किस प्रकार से संपर्क साध सकते हैं। तो उसका जो एक माध्यम है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी एक ऐसी भाषा है। तो एक ऐसी भाषा का चुनाव किया गया जो सभी के द्वारा प्रयुक्त की जाती हो, बोली जाती हो। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की जो है आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी की भाषा अलग है, लेकिन सभी को क्या है, एकजुट होकर देश की स्वतंत्रता के लिए
काम करना था। तो ऐसे में क्या है, एक ऐसी भाषा की, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता थी जिसका प्रयोग सभी करें। भारत के संदर्भ में इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी भाषा ने किया। तो भारत के संदर्भ में किस भाषा ने इसकी पूर्ति की, तो हिंदी भाषा के द्वारा जो है इसकी पूर्ति। हाँ ठीक है। हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1900 लेके 1947 तक राष्ट्रभाषा बनी। तो कब से कब तक बनी, तो 1900 लेके 1947 तक जो है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में रही। आगे देखते हैं। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। तो राष्ट्रभाषा क्या करती है, क्योंकि जुड़े तो हम सभी हैं, लेकिन एक हमारी जो चीज होती है जिससे हम सबको जोड़ रखा होती है वो होती है हमारी राष्ट्रभाषा, जिसके कारण हम अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति होते हुए भी एक होते हैं। तो राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना है। यानी अलग अलग भाषा क्षेत्रीय होने के बावजूद, अलग अलग समुदाय के होने के बावजूद राष्ट्रभाषा के द्वारा हम सभी क्या है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, भावात्मक रूप से भी हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है, इसके द्वारा तो लोग संपर्क करते हैं, तथा विस्तृत और देशव्यापी होता है। इसका व्यापक जनाधार होता है। तो इसका क्षेत्र क्या है, बड़ा है राष्ट्रभाषा का, और जनता के आधार पर होता है। जो ज्यादा से ज्यादा जनता प्रयोग करेगी भाषा को, उसी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ जनता की भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। यानी नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी भाषा उठाकर हमारी राष्ट्रभाषा जोड़ देती है। ऐसी भाषा चुनी जाती है जिसके साथ हमारी भावना भी जोड़ी रहे। तो यहाँ अब राष्ट्रभाषा का जो पारिभाषिक हम अर्थ देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती। एक सिंपल सा भाषा परिभाषा जो है अब आपने देखा। तो राष्ट्रभाषा क्या करती है, राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतरराष्ट्रीय संवाद संपर्क आवश्यकता की उपज होती है। तो ये जो है हमारी राष्ट्रीय एकता, ये यहाँ पे हम इसके गुण कह सकते हैं कि हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जब हमें संवाद की, संपर्क की आवश्यकता होती है, तब भी ये हमारे लिए उतनी ही काम आती है, उतनी ही लाभदायक है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा होती है, किंतु राष्ट्र की जनता, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है तो इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। नीचे करते हैं। ये कि फिर आगे कुछ इस प्रकार है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ये भी वही चीज है, राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। ये संविधान के द्वारा बनाई गई कोई ऐसा शब्द नहीं है कि संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द बनाया गया है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जनमान्यता से प्राप्त शब्द है। तो ये क्या है, कोई संविधान से मिला हुआ शब्द नहीं है, बल्कि हम इस शब्द का प्रयोग लोगों ने किया, अपने व्यवहार में किया, और लोगों के मत के द्वारा जिस भाषा को राष्ट्रभाषा का पद मिला वही राष्ट्रभाषा हमारी है। ठीक है। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। आगे है, अब यहाँ है कि राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र कितना है। तो इसका विस्तृत प्रयोग क्षेत्र होता है, और देशवासी जो होते हैं वो इसके क्षेत्र होते हैं। कहाँ तक ये फैला होता है, देश के लोगों तक। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। इसका व्यापक जनाधार होता है, क्षेत्र जो है इसका व्यापक होता है। राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा हो सकती है, क्योंकि जनता की भावना इसमें
जुड़ी होती है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। अब इसमें अंग्रेजी का क्या योगदान है कि जब हम राष्ट्रभाषा पढ़ते हैं तो अब इसमें हमें आजकल अंग्रेजी का भी जो है प्रयोग हम देखते हैं। अंग्रेजी का इसमें क्या योगदान है, हम ये चीज पढ़ेंगे। तो जब जनता सरकार के बीच संवाद स्थापना के क्रम में फारसी या अंग्रेजी के माध्यम से दिक्कतें आने लगी, तो पहले जो संपर्क का साधन था वो क्या था, तो उसमें जो है फारसी या अंग्रेजी शब्दों के साथ जो है सरकार और जनता के बीच, क्योंकि उस समय क्या था, ये जो हिंदी जो है 1900 से लेके 1947 ईस्वी तक थी। उससे पहले जो हमारी संपर्क का साधन था अंग्रेजों से, अगर बात की देश में जो सरकार थी वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था की थी। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के जो समय हमारी भाषा थी वो क्या थी, अंग्रेजी थी। तो उससे क्या था कि संपर्क करने में दिक्कतें आने लगी। कंपनी सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग खोलकर अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आप सभी ने पढ़ी है कि कब हुई है। अब जब संपर्क का साधन किया गया कि लोग आपस में संपर्क कर सके, जनता से संपर्क कर सके, क्योंकि हिंदी जो है इंग्लिश और फारसी, अंग्रेजी और फारसी का उस टाइम बोल वाला था। तो ऐसे में दिक्कतें आने लग गई कि क्या किया जाए। अब संपर्क के लिए क्या ऐसा माध्यम बनाया जाए। तो उस समय क्या किया गया कि संपर्क के लिए जो साधन अपनाया गया वो हमारी भाषा थी। ऐसी स्थापना मतलब हिंदी सिखाने की व्यवस्था की गई, क्योंकि मान लीजिए आम जनता तो हिंदी जानती भी थी, लेकिन जो वहाँ की सरकार थी उनको तो उस भाषा की जानकारी नहीं थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ये मैंने आपसे पूछा था। तो इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। और किसने की थी, गिलक्राइस्ट के द्वारा, जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा जो है इसकी स्थापना सन 1800 में की गई थी। और पेपर में ये अधिकतर पूछा जाता है, थोड़ा मेरे को लिखना नहीं है। तो 1800 में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी और इसमें जो है हिंदी सिखाने की भी व्यवस्था की गई थी। यहाँ से हिंदी पढ़े हुए अधिकारियों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका प्रत्यक्ष लाभ देकर मुक्त कंठ से हिंदी को सराहा। तो यहाँ से जो है हमारी हिंदी को बढ़ावा मिला। हिंदी सिखाने वाले जो है, जो हिंदी पढ़े हुए थे, उनको भी यहाँ पे मौका दिया गया उनकी भावनाओं को। तो यहाँ पे विलियम कैरी ने 1816 में लिखा था। तो देखिए हिंदी विषय के संबंध में विलियम कैरी ने लिखा है, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में हर जगह बोली जाने वाली भाषा है। तो अंग्रेजों के द्वारा जो है क्या क्या कथन जो है हिंदी भाषा के संबंध में कहे गए हैं, ये अब आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको ये भी पढ़ना है कि किन किन का योगदान रहा है। तो हिंदी भाषा के में सबसे पहले जो आप पढ़ रहे हैं कि किन का योगदान रहा है हिंदी भाषा के क्षेत्र में, तो आप यहाँ पे अंग्रेजों का योगदान क्या था। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ये वो मोटा मोटी तौर पे जो है आपको बता रही हूँ कि अंग्रेजों का क्या योगदान था। तो उनके द्वारा सबसे पहले कॉलेज की स्थापना की गई, वहाँ हिंदी पढ़े हुए लोगों को मौका दिया गया और हिंदी को सराहा गया। अब उन्होंने देखिए विलियम कैरी ने हिंदी के लिए इतनी बड़ी बात कही है, एक प्रदेश की नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की ये भाषा है। ठीक है, के बाद और भी लोगों के द्वारा जो है हिंदी भाषा के संबंध में क्या क्या चीजें कही गई है, आप पढ़ते जाइए। C.T. मेटकाफ ने 1800 ईस्वी में अपने शिक्षा गुरु गिलक्राइस्ट को लिखा। तो इन्होंने जो है जॉर्ज गिलक्राइस्ट को लिखा था, भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमाऊं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा मुझे आपने दी। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिंधु तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे। तो हिंदी जो है इन्होंने वहीं से सीखी थी और इसके लिए उन्होंने अपने गुरु
हिलक्रेस्ट को धन्यवाद स्वरूप में ये लिखा कि मैं जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में गया वहाँ की भाषा जो है मैंने हिंदी ही देखी, तो आपने मुझे सिखा के बहुत बड़ा उपकार किया, क्योंकि वहाँ पहले वो लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, वहीं पे अब उन चीज़ों को वो समझ पाएंगे। थॉमस रोबक ने 1807 ईस्वी में लिखा, जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन से सेक्सन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत आने वालों को अरबी, फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। फिर आगे विलियम कैरी ने 1816 ईस्वी में लिखा कि ये जो है सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन कलर लो। फिर इसके बाद आगे जो है देखिए, H.T. कोलबुक ने लिखा, जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। यानी इनके द्वारा ये कहा गया कि जिस भाषा का व्यवहार, यानी कि जो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग वहाँ की प्रत्येक जनता के द्वारा जो है किया जा रहा है, तो हिंदी इस प्रकार की भाषा है। जॉर्ज गैरिसन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा। तो यहाँ तक आपने हिंदी के संबंध में अंग्रेजों का जो योगदान था उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे धर्म समाज सुधारकों का क्या योगदान रहा है। तो चलिए अब इस पे देख लेते हैं कौन कौन से धर्म सुधारक के द्वारा क्या क्या उपाय जो है किए गए हैं। यहाँ पे धर्म समाज सुधारक प्रायः सभी संस्थाओं ने हिंदी को के महत्व को जो हाँपा और हिंदी की हिमायत की। यानी कि जितने भी धर्म समाज के जो संस्थापक थे उन्होंने हिंदी भाषा को महत्व दिया, इसकी भावनाओं को समझा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे कौन कौन से धर्म समाज सुधारक की बात करें तो आपने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सारे जो है पढ़े हुए हैं और इन्हीं का आप पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रह्म समाज, तो इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। यानी हिंदी को उन्होंने एकता का ये डोर जो है कही है। एक अन्य ब्रह्म समाजी नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के विकास के लिए बहुमूल्य योगदान दिया। फिर उसके बाद आर्य समाज 1875 ईस्वी, इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थी। यानी उनकी जो भाषा थी मूलतः वो क्या थी, गुजराती थी एवं गुजराती संस्कृति भाषा के अच्छे जानकार थे। हिंदी का उन्हें सिर्फ काम चलाऊ ज्ञान था, पर अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी रचनाएं क्या है, हिंदी में लिखी। उनका मानना था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। तो हिंदी के क्षेत्र में उनका यही योगदान हुआ कि वो स्वयं जो है इस भाषा के ना रहते हुए भी उन्होंने इस भाषा के क्षेत्र में पहले खुद स्वयं इस भाषा को सीखा और फिर अन्य लोगों को, क्योंकि सुधारकों का काम ही यही है कि अन्य लोगों को वो कैसे समझाएंगे, इन्हीं के द्वारा समझाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने ये भाषाएं जो है सीखी। इसके बाद जो नाम आता है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना सन 1882 ईस्वी में हुई थी और इसकी संचालिका जो थी वो थी एनी बेसेंट। इन्होंने कहा है भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएं बोली जाती है उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है, वह यह है कि उसका प्रचार सबसे अधिक है, वह भाषा हिंदी है। तो हिंदी के संदर्भ में एनी बेसेंट ने ये बात कही। तो उपरयुक्त धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के अतिरिक्त, तो इसके अतिरिक्त जो है देखिए प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। इसके अलावा सनातन धर्म सभा स्थापना 1895 ईस्वी और इसके संस्थापक थे दीनदयाल शर्मा। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी, इसके संस्थापक विवेकानंद थे। तो इन सभी का योगदान जो है हिंदी के प्रचार में विशेष रहा है।
फिर चलिए अब इसके बाद कांग्रेस नेताओं का जो है हिंदी के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो 1850 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। जैसे जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, वैसे वैसे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झंडा व राष्ट्रीय भाषा के प्रति जो उनकी भावना है, आग्रह है, वो बढ़ता चला गया। तो अब इसमें कांग्रेस के कौन कौन से नेता जो है इसमें भाग लिए या क्या क्या उन्होंने किया, चलिए इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते थे कि राष्ट्र के लिए क्या है, राष्ट्रभाषा बहुत जरूरी है। उनका कहना था राष्ट्र के बिना राष्ट्र गूंगा है, कि राष्ट्रभाषा के बिना अगर किसी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा ही नहीं है तो वो राष्ट्र कैसा है, गूंगे के समान है। गांधी जी हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते। ठीक है, आगे 1917 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, तो तिलक जी के द्वारा क्या कहा गया है, यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ, तो इन्होंने कहा है कि यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतवासियों से आग्रह किया कि वे हिंदी सीखें। महात्मा गांधी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते थे। तो उन्होंने क्या कहा है कि राष्ट्र के बिना, और ये मैं बता चुकी हूँ, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखकर भाषा समस्या पर गंभीरता से जो है गांधी जी के द्वारा विचार किया गया है। आगे देखते हैं, ये बात की गई है किसके बारे में है। तो वर्ष 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया और उन्होंने इसमें क्या कहा कि मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रतिवर्ष 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने को प्रयाग भेजे जाए और 6 उत्तर भारतीय युवक को दक्षिण भाषाएं सीखने तथा हिंदी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत भेजा जाए। इंदौर सम्मेलन के बाद उन्होंने हिंदी के कार्य को राष्ट्रीय व्रत बना लिया। तो यहाँ उनका कहना केवल ये नहीं था कि केवल जो दक्षिण भारत के, देखिए दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनकी भाषा जो है, तो उन्हीं लोगों को हिंदी समझने में दिक्कत होती है, जिसके कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लेना एक प्रश्न चिन्ह था। और इसका स्वरूप हम आज भी देख रहे हैं कि आज भी जो है अब तो राष्ट्रभाषा है ही नहीं हमारे देश की। तो उस समय दक्षिण भारतीय लोगों को दिक्कत थी इस भाषा को लेके, तो ऐसे में उनके द्वारा ये कहा गया कि जो हर साल ऐसा किया जाए कि 6 दक्षिण भारतीय युवक को प्रयाग में हिंदी सीखने भेजा जाए और वहीं पे 6 भारतीय जो उत्तर भारत के लोग होंगे वो दक्षिण भाषा सीखने जाएंगे और इसके साथ साथ अपनी भाषा हिंदी का प्रचार भी वो वहां पे करेंगे। तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बढ़ावा दिया। आगे तो हिंदी के प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को दक्षिण में मद्रास भेजा। तो इसके लिए हिंदी प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है उन्होंने अपने पुत्र को ही स्वयं वहां पे दक्षिण भारत में भेज दिया। गांधी जी की प्रेरणा से मद्रास 1927 एवं वर्धा 1938 में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित की गई। वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से यह प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ। कांग्रेस की सभा समिति का कार्यकारिणी समिति का कामकाज आमतौर पर हिंदी में चलाया गया। इस प्रस्ताव को हिंदी आंदोलन को बड़ा बल मिला। तो उनके द्वारा जब ये काम किया गया तो इससे क्या था, जो हिंदी के लिए आंदोलन चल रहा था उसको बड़ा ही
ताकत मिला। वर्ष 1927 ईस्वी में गांधी जी ने लिखा, वास्तव में ये अंग्रेजों में बोलने वाले नेता हैं जो आम जनता में हमारा काम जल्दी आगे बढ़ने नहीं देते। वे हिंदी सीखने से इनकार करते हैं, जबकि हिंदी द्रविड़ प्रदेश में ही भी 3 महीने के अंदर सीखी जा सकती है। तो इन्होंने हिंदी के बढ़ावा में यही कहा कि कुछ लोग जो है इसमें रुकावट आ रहे हैं, बाकी हिंदी जो है एक ऐसी भाषा है जिसको हम राष्ट्रीय स्तर पर चला सकते हैं। वर्ष 1927 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सलाह दी और कहा, तो उनके द्वारा कहा गया, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भाषा में राजभाषा भी होगी। यानी कि जब जनतंत्र आएगा, लोकतंत्र आएगा, तो राजभाषा के तौर पे जो कार्यकारी भाषाएं हैं उसमें भी इस हिंदी को ही स्वीकार किया जाएगा। राजभाषा के रूप में भी हम हिंदी को ही लेंगे। आगे जो है देखते हैं। इसके बाद जो है वर्ष 1928 ईस्वी में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भाषा संबंधित सिफारिश में कहा गया था। इसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें कहा गया कि देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी, परंतु कुछ समय के लिए अंग्रेजी का जो उपयोग है, यानी अचानक से जो है हम कोई भी चीज नहीं हटा सकते, तब कुछ समय के लिए जो है अंग्रेजी इसकी भाषा रहेगी, परंतु इसको बाद में पूरी तरीके से हटा के हिंदी को ही राजभाषा रखा जाएगा। सिवाय देवनागरी या फारसी की जगह देवनागरी तथा हिंदुस्तानी की जगह हिंदी रख देने के अंततः स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी को अपना लिया गया। तो इसी मत को जो है बाद में जो है भारत में जो है अपना लिया गया कि अंग्रेजी का उपयोग कुछ ही समय रहेगा और राजभाषा के तौर पर जो है हिंदी को अपना लिया गया। वर्ष 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, इनके द्वारा हिंदी के संबंध में कहा गया कि प्रांतीय ईर्ष्या देश को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। अपनी प्रांतीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए, उससे कोई बाधा नहीं डालना चाहता और ना हम किसी की बाधा को सहन कर सकते हैं, पर सारे प्रांतों की सार्वजनिक भाषा का पद हिंदी या हिंदुस्तानी को ही मिला है। तो उन्होंने कहा कि हर प्रांत की जो भाषा है उनको स्वीकार तो किया जाएगा, लेकिन इतनी सारी भाषाओं को तो हम सभी भाषाओं को तो नहीं बना सकते ना, लेकिन कोई एक ऐसी भाषा जिसमें हिंदी जो है एक ऐसी भाषा है जिसको सभी लोग स्वीकार कर सकते हैं, उसको ये पद मिला हुआ है। वर्ष 1931 ईस्वी में गांधी जी ने लिखा है, यदि स्वराज अंग्रेज पढ़े लिखे भारतीयों का है और केवल उनके लिए है, तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है, तो संपर्क भाषा केवल हिंदी ही होगी। तो यहाँ उन्होंने गांधी जी ने जो है दो बातें कही है कि अगर हिंदी इंग्लिश जो है यानी अंग्रेजी अगर पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही, पढ़े लिखों की भाषा जो है स्वराज, ये जो स्वतंत्रता मिली है ये केवल पढ़े लिखे लोगों को ही मिली है, उन्हीं के लिए है, तब तो अंग्रेजी भाषा ही स्वीकार की जाए। लेकिन अगर ये भारत के हर प्रांत के लोगों के लिए, निरक्षर हो, साक्षर हो, भूखे हो, हर तरह के लोगों के लिए है, तब तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को ही स्वीकार करना चाहिए। आगे है, गांधी जी जनता की बात की भाषा में करने के पक्षधर थे। तो उनका कहना था कि जो जनता बोलती है ऐसी भाषा का जो है प्रयोग हमें करना चाहिए। वर्ष 1936 ईस्वी में गांधी जी ने कहा, इसके बाद उन्होंने क्या कहा, अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ना है तो चाहे कोई भी माने या ना माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी और अन्य भाषा को नहीं मिल सकता। इसके बाद वर्ष 1937 ईस्वी में देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ। इन राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन तीव्रतर होता गया, वैसे वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन जोर पकड़ता गया। 20वीं सदी के
चौथे दशक तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आम सहमति प्राप्त कर चुकी। वर्ष 1942 से 1945 का समय ऐसा था जब देश में स्वतंत्रता की लहर सबसे अधिक थी। तब राष्ट्रभाषा से ओतप्रोत जितनी रचनाएं, तो उस वक्त जो है वर्ष 1942 से 1945 तक जो है देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था और राष्ट्रभाषा से ओतप्रोत सारी रचनाएं जो है हिंदी में लिखी जाती थी। हिंदी में लिखी गई उतनी शायद ही किसी और भाषा में जो है कभी लिखी गई। राष्ट्रभाषा के प्रचार के साथ राष्ट्रीयता के प्रयोग प्रबल हो जाने पर अंग्रेजों को जो है भारत छोड़ना पड़ा, क्योंकि हिंदी को हर तरफ मान्यता मिल चुकी थी और राष्ट्रभाषा का इतना प्रचार देखकर और राष्ट्रीयता का बल देखकर अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा। चलिए अब हम अगला टॉपिक मैं अगले वीडियो में ले लूंगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो अगला जो टॉपिक है मैं अगले वीडियो में ले लूंगी। तो आप सभी को ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं वीडियो